गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 31 मई पे पहुंच चुके हैं। आई होप आपने कल संडे था और संडे को जो मैराथन सेशन था उसको एंजॉय किया होगा। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। डाउट्स अपने आप @prince_लूथरा के ऊपर मुझे टेलीग्राम कर दीजिएगा। आज के जो टॉपिक्स हैं उसको देख लेते हैं। तो आज काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हुतू तुत्सी के बारे में डिस्कशन करेंगे। साइक्लोन्स, पीएम केयर्स को लेकर भी एक क्वेश्चन है। सजग को लेकर हिंदू एनालिसिस हमने पढ़ा था, इसको लेकर डिस्कशन होगा। देन पकासा आइलैंड को लेकर डिस्कशन होगा। टाइप्स ऑफ ऑडिट कोविन ऐप के बारे में जानेंगे। सूर्य किरण क्या है, एंड देन वेरियस वेरिएंट्स ऑफ वायरस और मिड डे मील स्कीम जो है न्यूज में थी, इसको लेकर डिस्कशन हम करने वाले हैं। जो आपका मेंस का क्वेश्चन होता है उसे आप जरूर अटेम्प्ट करिएगा। तो मेंस का जो आपके एनालिसिस है, जो द हिंदू एनालिसिस आपका आता है डेली बेसिस पे, उसे जरूर आप देखा करिए, बिकॉज उससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो और भी बेटर डेवलप हो जाती है। 100 डेज की जो सीरीज है इसमें आप एनरोल करा सकते हैं exam.netmock.com पर। जल्दी से आप अपने टारगेट को सेट करें, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड जो आपके लिए लाई गई है। यहाँ पर जो कट ऑफ रखी गई है वो 6 की है, लेकिन आप चाहें तो 7, 8, 9, 10 भी सेट कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4 भी सेट करना चाहें तो कर सकते हैं, बट कोशिश करें जब भी आप टारगेट सेट करें वो आपका कट ऑफ के बराबर या उससे ऊपर हो, ताकि आपके पास एक मोटिवेशन रहे उसे इंप्रूव करने का। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। हुतू एंड तुत्सी ट्राइब को लेकर रिसेंटली न्यूज दी गई थी। तो यहाँ पर फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन जो है उन्होंने कुछ गिल्ट जो था वो एडमिट किया था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ये न्यूज आ रही थी कि जो रवांडा के अंदर जेनोसाइड 1994 का था वो फ्रांस की वजह से हुआ। तो इसको लेकर प्रेसिडेंट जो है उन्होंने अपना गिल्ट जो है वो यहाँ पर एडमिट किया है। आपको बताना है कि यहाँ पर हुतू एंड तुत्सी ट्राइब कहाँ से है। वैसे तो देखिए एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन इससे ये भी चेक हो जाएगा कि क्या जो एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूँ वो आप ध्यान से सुन भी रहे हैं या नहीं। तो अगर बिल्कुल ध्यान से सुन रहे होंगे फोकस के साथ, तो यहाँ पर आंसर करना इजी हो जाएगा। दैट इज ए, रवांडा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर आपको या तो इसके ऊपर एक मूवी जो है होटल रवांडा करके भी बनी है, तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में फ्रांस जो है उनको यहाँ पर फ्रांस देश को जो यहाँ रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, क्योंकि हुतू और तुत्सी जो दो ट्राइब्स है वो रवांडा में रहा करती थी, और जो तुत्सी माइनॉरिटीज थी उनको यहाँ पर 1994 के अंदर टारगेट किया गया था और काफी लोगों को मारा भी गया था। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर जो हुतू लेड गवर्नमेंट थी उसको सपोर्ट किया जाता था फ्रांस के द्वारा। इन 2019 ऑल्सो 15 मेंबर एक्सपर्ट कमेटी जो थी वो सेटअप करी गई थी, ये देखने के लिए इस जेनोसाइड के अंदर फ्रांस का आखिर रोल क्या था। कमेटी की रिपोर्ट ने ब्लेम किया द देन प्रेसिडेंट जो कि फ्रैंकोइस मेटरैंड हुआ करते थे, कि उनकी जो पॉलिसी थी रवांडा को लेकर वो फेल हुई, जिसकी वजह से ये जेनोसाइड जो था वो देखने को मिला। ठीक है, चलिए। खैर, हमारे लिए जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है वो हुतू और तुत्सी ट्राइब के बारे में पूछा जा सकता है, कहां से आती है। आंसर क्या हो जाएगा, रवांडा विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने काफी सारी यहां पर जो साइक्लोन्स है वो दिए गए हैं, उनके नाम दिए गए हैं। आपको उनको एक क्रम के अंदर लगाना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। फानी है, एम्फान है, निसर्ग है, बुलबुल है। सोचिए इसके बारे में, फिर डिस्कशन करते हैं। हम जानते हैं अभी यास जो है काफी न्यूज में है, इसकी वजह से जो टाइड्स हैं वो काफी सर्ज कर रही हैं, और ईस्टर्न जो आपके राज्य है वहां पे काफी सारा डेवस्टेशन इसके द्वारा किया गया है। इवन ऑल ओवर द कंट्री आप इसकी वजह से जो एक वेदर चेंज है वो भी देख सकते हैं। नाउ जल्दी से बताएं, पिछले कुछ 3 सालों के अंदर जो सुंदरबंस हैं वहां पर काफी सारे लोग जो है वो इंपैक्टेड हुए हैं, क्योंकि काफी बैक टू बैक जो है साइक्लोन्स वहां पर देखने को मिले। नाउ 4 साइक्लोन्स आपके सामने दिए गए, जल्दी से मुझे बताएं। मैं बताता हूं यहाँ पे फिर आपको इसके करेक्ट आंसर के बारे में। चलिए देखिए, फानी जो है ये आया था मई 2019 के अंदर। एम्फान जो है, एम्फान का क्या मुझे कोई बता सकता है? बिल्कुल 1 साल के बाद फानी के। ठीक है, फिर आया था आपका निसर्ग, तीसरा नंबर निसर्ग का है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसका ईयर जो है बिल्कुल नेक्स्ट मंथ ऑफ एम्फान जून 2020, और बुलबुल के बारे में बात करी जाए सो इट इज नवंबर 2019। तो अगर हम इसे एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में लगाएं तो पहले फानी, फिर बुलबुल 1, 4, और फिर एम्फान एंड देन निसर्ग 1, 4, 2, 3। तो 1, 4, 2, 3 यहां पर बी में दिया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्योंकि देखिए नाम में या तो ये पूछा जा सकता है कि इसमें से बे ऑफ बंगाल में कौन से आए हैं और इसमें से अरेबियन सी में कौन से हैं, या तो ये डिफरेंस पूछा जा सकता है, या फिर ये पूछा जाएगा कि आप इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर लगाइए। ठीक है, और अभी यास भी आपका अगर पूछा जाएगा तो लेटेस्ट है, मई 2021 आप लिख सकते हैं। इससे पहले कौन सा था बताइए, मई 2021 में यास से पहले, काफी इजी आंसर है उसका भी। अरेबियन सी का आपका कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। चलिए, खैर यहां पर आंसर आपका बी हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम को लेकर है। तो पीएम केयर्स फंड के बारे में भी हमने टाइम एंड अगेन डिस्कस किया है। पीएम केयर्स फंड का इस्तेमाल अभी जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर थे उनको परचेज करने के लिए भी किया गया था। यहां पर कुछ न्यूज थी इसको लेकर, लेकिन पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन को देख लेते हैं। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम को लेकर पूछा है, बताइए
करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है? पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज फॉर प्रोवाइडिंग लास्ट माइल डिलीवरी ऑफ फूड टू चिल्ड्रन। तो इसमें जो फूड है वो यहाँ पर बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा। एक 10 लाख रुपए का यहाँ पे कॉर्पस जो है वो भी बना के रखा है बच्चों के लिए। अ हेल्थ इंश्योरेंस कवर ऑफ अनदर 10 लाख वुड बी केप्ट इन रिजर्व फॉर देम। 10 लाख का इंश्योरेंस कवरेज जो है वो भी यहाँ पर देने की बात करी गई है। सोचिए क्या आंसर होगा? पीएम केयर्स फंड किस चीज की वजह से बनाया गया होगा? चलिए, तो यहाँ पे देखिए जो स्कीम लाई गई है वो एजुकेशन असिस्टेंस और हेल्थ कवर देने के लिए लाई गई है। ऑर्फन को ड्यूरिंग द पेंडेमिक टाइम पे जो बच्चे या फिर कहीं जो ऑर्फन्स हैं उनको यहाँ पर हेल्प करी जाएगी। सो इट इज नॉट एसोसिएटेड विद फूड, इट इज एसोसिएटेड विद एजुकेशन एंड हेल्थ कवरेज। ठीक है, तो इन दो चीजों के लिए, ना कि ये फूड के लिए। यहाँ पे क्या 10 लाख रुपए का कॉर्पस बनाया गया? तो यस, इट विल इंक्लूड अ कॉर्पस ऑफ 10 लाख फॉर ईच चाइल्ड टिल ही और शी रीचेस द एज ऑफ 18। 18 साल तक जब तक नहीं पहुंचते तब तक यहाँ पर क्या होगा, जो 10 लाख का कॉर्पस है उससे इनमें सहायता जो है वो प्रोवाइड करने की बात करी गई है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। और यहाँ पर जब भी बच्चा 18 साल का हो जाएगा तो उसे एक स्टाइपेंड के तौर पे इसी 10 लाख रुपए में से जो उसके मंथली एक्सपेंडिचर होते हैं उसको मीट करने के लिए पैसा जो है, क्योंकि ऑर्फन जो यहाँ पे बच्चा होगा उसके डेफिनेटली पेरेंट्स तो है नहीं, तो यहाँ पे सरकार जो है उनकी सहायता करनी बहुत जरूरी हो जाती है। एट द एज ऑफ 23 द चाइल्ड विल गेट द एंटायर 10 लाख रुपीज। तो यहाँ पे 23 साल की एज के अंदर 10 लाख रुपए मिलेगा। उससे पहले 18 से 23 के जो साल हो गए तो वहां पर एक्सपेंसेस जो होते हैं पर्सनल नीड्स के लिए, एजुकेशन के लिए, वो यहाँ पर जो पैसा है सरकार के द्वारा दिया जाएगा 10 लाख में से। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। क्या इसके अंदर 10 लाख रुपए का कोई हेल्थ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड किया है? तो यस, हेल्थ इंश्योरेंस इसके अंदर रखा गया, बट वो 10 लाख का नहीं है, वो 5 लाख रुपए का है। तो आंसर क्या होगा? ओनली सेकंड स्टेटमेंट हमारी ठीक है, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, पीएम केयर्स फंड का अच्छे से इस्तेमाल जो है वो अभी देख रहे हैं कि हो पा रहा है, और इस तरीके की अगर स्कीम चलाई जाती हैं तो काफी बेहतर होगा और हम जस्टिफाई भी कर सकेंगे पीएम केयर्स फंड को। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सजग के बारे में। मैंने आपसे कल इसके बारे में डिस्कशन किया था जब हमारे जो यहाँ पे एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिस्टर अजीत डोभाल जो थे उनके द्वारा इसे कमीशन किया गया था। तो जो सजग है, क्या है ये कोई ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, एक आइलैंड है लक्षद्वीप का, कोई नेवल स्टेशन है, या फिर नन ऑफ द अबव? बताइए क्या आंसर हो सकता है? चलिए, तो यहाँ पे एनएसए जो मिस्टर डोभाल थे उन्होंने ओपीवी सजग को कमीशन किया था। ऑब्जर्विंग दैट कोस्ट गार्ड जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सपोर्टिंग द नेबरिंग कंट्रीज ऑल्सो, और हमारी सिक्योरिटी मरीन सेक्टर के अंदर, मैरीटाइम सेक्टर के अंदर वो भी इंश्योर करने में जो ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल ओपीवीज होते हैं उनका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। पीआईबी से ये न्यूज थी, कल मैंने इसके ऊपर एक आर्टिकल जो था वो शेयर किया था। आंसर क्या हो जाएगा? ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल। ध्यान रखिएगा इसके बारे में। ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल जो है हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो आप जानते हैं कि इंडियन ओशन के अंदर सेफ्टी सिक्योरिटी शिप्स को प्रोवाइड करने का काम होता है वो इसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है एक पर्टिकुलर आइलैंड को लेकर पूछा गया। पगासा आइलैंड जो है इसे रिसेंटली न्यूज में देखा गया इन द एरिया ऑफ डिस्प्यूट। अभी ये डिस्प्यूट में था, किन दो देशों के बीच में ये डिस्प्यूट का कारण बना है पगासा आइलैंड? क्या फिलीपींस और चाइना के बीच में, वियतनाम और चाइना के बीच में, फिलीपींस और वियतनाम के बीच में, या फिर किसी और दो देशों के बीच में? वैसे तो देखिए चाइना जो मैंने आपको बताया था, कहीं पे भी कोई आइलैंड निकलेगा, कहीं पे भी कोई जमीन का हिस्सा होगा, चाइना को लगता है वो उसका है। ठीक है, तो देश नहीं से पूरी दुनिया के अंदर कहीं पर भी कोई पीस ऑफ लैंड होगा, चाइना उसके ऊपर हक जमाने की कोशिश करता है, और इंडिया में तो हमने ये टाइम एंड अगेन देखा भी है। तो चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं कि चाइना तो ऐसे डिस्प्यूट्स में रहता ही रहता होगा। अब आपको बताना है सोच के कि कहां पर आपने इस न्यूज को पढ़ा था, कहां पर ये किसके कॉन्टेक्स्ट में न्यूज में आपने देखा है, सोचिए। चलिए देखिए, जो फिलीपींस है, फिलीपींस हो, वियतनाम हो, ये आसपास की जो कंट्रीज है चाइना से परेशान हो चुके हैं। इवन इंडिया जो है, भूटान जो है, ये भी परेशान है, म्यांमार भी परेशान है, काफी सारी कंट्रीज बस बोलते नहीं है इस चीज को लेकर। फिलीपींस और चाइना के बीच में ये जो पगासा आइलैंड है ये एक बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है। फिलीपींस ने अभी प्रोटेस्ट भी किया था चाइना को लेकर, भाई आप इलीगल जो है अपनी प्रेजेंस को फैला रहे हैं साउथ चाइना सी के अंदर। क्योंकि देखिए यूएस का एक शिप अगर या नेवल शिप जो है वो ताइवान स्ट्रेट तक आ जाता है तो आपको परेशानी हो जाती है। आप पूरा का पूरा आइलैंड ही कैप्चर कर लेते हो जो कि दूसरी कंट्रीज को बिलोंग करते हैं, तो वहां पर आपको कुछ गलत नहीं लगता है क्या? तो यहां पर इस चीज को लेकर पूरा डिस्कशन था, और फिलीपींस ने अपना प्रोटेस्ट जो था वो चाइना के अगेंस्ट में यहां पर दर्ज कराया है कि आप जो है साउथ चाइना सी के अंदर अपनी प्रेजेंस को इलीगली फैला रहे हैं। इसके अलावा जो पर्टिकुलर पेगासा है ये फिलीपींस का है, 451 किलोमीटर जो है फिलीपींस की जो मेनलैंड है उससे दूर ये लोकेट करता है। ठीक है, और जो आपका स्पार्टले आर्किपेलागो है उसके अंदर ये आइलैंड लोकेट करता है। लेकिन चाइना ने क्या किया, अब चाइना भी इसके ऊपर अपना हक जमाता है, तो चाइना ने इसके बिल्कुल पास एक मिनी सिटी बना दी है एक दूसरे आइलैंड के ऊपर, और एक रनवे जो है वो बना दिया है। तो यहां पर एक सूबी रीफ करके जगह थी, अबाउट 25 किलोमीटर इस जगह से पगासा आइलैंड में
तो यहाँ पे फिलीपींस ने कहा कि आप हमसे 25 किलोमीटर दूर रनवे बना रहे हो, आप हमसे 25 किलोमीटर दूर मिनी सिटी बना रहे हो, आप एक यहाँ पे सरफेस टू एयर मिसाइल आपने वो भी यहाँ पर रख दिया, तो क्या बताने की कोशिश कर रहे हो, हमें थ्रेटन करने की कोशिश कर रहे हो क्या? तो इस तरीके की चीजें जो थी वो दोनों के बीच में कॉन्टेंशन का जो एक इशू है वो बन रही है। तो आंसर हो जाएगा ए। तो ये जो फियर टैक्टिक्स है, ये ध्यान रखिएगा, ये चाइना यहाँ पे कहीं ना कहीं खेलने की कोशिश करे, क्योंकि उसको पता है पेगासा आइलैंड के ऊपर अगर उसे कब्जा करना है तो इस तरीके की हरकतें उसको करनी पड़ेगी, जहां पे पास में ही उसने अपनी सरफेस टू एयर मिसाइल जो है वो यहाँ पर लाकर रख दी। तो ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। उससे पहले जो 100 डेज की सीरीज है और जो 200 डेज की सीरीज है, इसमें आप एनरोल करा सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर जो आपके डेली लेक्चर्स होते हैं, क्लास लेक्चर्स, वो तो आपको मिल ही जाते हैं, साथ ही साथ एमसीक्यू लेक्चर्स मिल जाते हैं। आपको मेंस का जो मॉड्यूल है जिसमें वैल्यू एडिड मटेरियल और आपका आंसर राइटिंग का मॉड्यूल, वो 200 डेज में आपको मिलता है। और अगर आप स्कोर में मॉक टेस्ट अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, जो मैं आपको कहूंगा कि करते रहिएगा, ताकि आपको कम से कम अपना जो स्टेचर है एट प्रेजेंट पता चल सके, असेसमेंट आपका हो सके कि क्या आपका स्कोर 50s में आ रहा है, 60s में आ रहा है, 70s में आ रहा है, और उसके अंदर अगर आप 40 to 45 मार्क्स जो है वो ऐड करना चाहते हैं, इन दैट केस आप इन सीरीज के अंदर एनरोल कर सकते हैं। बट एनरोल करना ही सिर्फ काफी नहीं है, आपको डेडिकेशन के साथ जो 2 घंटे का टाइम है वो देना भी पड़ेगा, लेक्चर्स को देखना भी पड़ेगा, जो क्विजेज हैं वो देखने पड़ेंगे, वो अटेम्प्ट करने पड़ेंगे और अपने असाइनमेंट्स को कंप्लीट करना पड़ेगा। एंड एट द एंड ऑफ द कोर्स यू विल सी अ रिमार्केबल डिफरेंस इन योर स्कोर। तो वहां पर आपको स्कोर के बीच में डिफरेंस भी दिखेगा। वीकली बेसिस पे जो मॉक टेस्ट होते हैं वो भी इन सीरीज के अंदर दिए गए, तो आपकी टेस्ट सीरीज भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, तो वो भी आप जरूर अटेम्प्ट करिएगा। दिस इज द 500 डेज कोर्स। जो लोग 2022 के लिए तैयारी करें तो आपके पास टाइम ज्यादा है, तो इसमें एनसीईआरटी से लेके आपकी जो मेंस बुक, जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उसको यहाँ पर कवर किया जा रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, जो कि ऑडिट्स को लेकर 3 तरीके के ऑडिट्स देकर पूछ रहा है कि रेगुलेटरी ऑडिट क्या होता है, प्रोप्राइटरी ऑडिट क्या होता है और सप्लीमेंट्री ऑडिट क्या होता है। चलिए तो एक बार देखते हैं यहाँ पर किस किस तरीके के जो ऑडिट्स है वो करे जाते हैं और कौन कौन से ऑडिट यहाँ पर सही है। रेगुलेटरी ऑडिट वो ऑडिट होता है जो कि किसके लिए किया जाता है, ऑडिट्स ऑन एक्सपेंडिचर फॉर द सेट पर्पस। तो एक्सपेंडिचर के ऊपर जो ऑडिट किया जाता है किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, उसे रेगुलेटरी ऑडिट कहते हैं। प्रोप्राइटरी ऑडिट क्या होता है, ऑडिट ऑन एक्सपेंडिचर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, जब पब्लिक इंटरेस्ट के लिए किया जाता है उसे प्रोप्राइटरी ऑडिट कहते हैं। सप्लीमेंट्री ऑडिट वो ऑडिट होता है जो कि किसके ऊपर किया जाता है, किसी स्कीम्स जो कि इंप्लीमेंट करिए उसकी प्रोग्रेस को देखने के लिए किया जाता है। तो तीनों ऑडिट्स आपके सामने है, सोचिए इसके बारे में। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने सैटरडे को डिमांड किया कि जो सीएजी है उसमें ऑडिट करने चाहिए, उसको ऑडिट करनी चाहिए वैक्सीन प्रोडक्शन और सप्लाई के अंदर। तो यहां पर डेफिनेटली अपोजिशन जो है गवर्नमेंट को काउंटर करने के लिए इस तरीके के ऑडिट्स की डिमांड करती है, और जो गवर्नमेंट है जब वो अपोजिशन में होती तो वो भी ये सब चीजें करती। खैर ये तो पॉलिटिक्स हो गई, इसमें हमें नहीं जाना है, लेकिन क्योंकि यहां पर एक काफी अच्छी चीज रेज करी गई कि सीएजी को किसके अंदर ऑडिट करना चाहिए, सीएजी को यहां पर वैक्सीन प्रोडक्शन और उसकी सप्लाई के अंदर ऑडिट करना चाहिए। मतलब ऐसे ऑडिट्स भी किए जा सकते हैं। तो तभी यहां पर अलग अलग तरीके के ऑडिट्स जो थे वो न्यूज में दिए गए थे, और यहां पर जो वेरियस टाइप्स के ऑडिट सीएजी के द्वारा परफॉर्म करे जाते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन बन के आ सकता है। सबसे पहले आपका होता है जो रेगुलेटरी ऑडिट होता है, ये मैं आपको बता देता हूं। रेगुलेटरी ऑडिट के अंदर ये देखा जाता है कि जिस काम के लिए पैसा दिया गया था, मान लीजिए कि अगर वैक्सीन के लिए पैसा दिया गया है, वैक्सीन के प्रोडक्शन के लिए, क्या पैसा वहां पर यूज किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, ठीक है। तो जिस पर्पस के लिए पैसा दिया गया, क्योंकि ऐसा काफी बार सेंटर ने भी राज्य सरकारों के ऊपर इल्जाम लगाया है कि राज्य सरकारों को पैसा तो हम किसी काम के लिए देते हैं, लेकिन वो किसी दूसरे हेड में उसको यूज करते हैं, जो कि सही नहीं है। यहाँ पर जो जनता का पैसा है, जिस काम के लिए दिया गया आप उसके लिए खर्च करिए, अदरवाइज किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज करते हैं तो उसको क्रिटिसाइज किया जाता है। तो यस, ऑडिट ऑन एक्सपेंडिचर फॉर द सेट पर्पस, जिस काम के लिए दिया गया उस पर खर्च करोगे, ये चीज यहां पर इंश्योर करी जाती है। तो पहली स्टेटमेंट तो आपकी करेक्ट हो जाती है, पहला पेयर आपका करेक्ट हो जाता है। प्रोप्राइटरी ऑडिट में क्या होता है, जब आप ये देखते हैं कि वेदर द एक्सपेंडिचर मेड इन द पब्लिक इंटरेस्ट और नॉट, तो यहां पर जो सरकारें पैसा खर्च कर रही हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट में कर रही हैं या नहीं कर रही। सो इट मूव्स बियॉन्ड मेयर स्क्रूटनी ऑफ द एक्सपेंडिचर टू क्वेश्चन इट्स विजडम एंड इकोनॉमी को भी यहां पर देखा जाता है। तो ये नहीं देखा जाता कि जो पैसा खर्च किया जा रहा है सिर्फ उसको स्क्रूटनाइज करके बता दिया कि हाँ एक्स जगह पैसा खर्च करना था और एक्स जगह ही पैसा खर्च किया। ये भी देखा जाता है क्या एक्स जगह पैसा खर्च करना भी चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो इम्प्रॉपर एक्सपेंडिचर, जो पब्लिक मनी का वेस्टेज होता है, उसको यहां पर फिगर आउट किया जाता है। तो प्रोप्राइटरी ऑडिट को लेकर भी ये जो आपका एक पेयर है ये करेक्ट हो जाता है कि यस, पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर पैसा खर्च किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, जिस पर्पस के लिए किया जा रहा है क्या वो पर्पस सही है कि नहीं है। देन सप्लीमेंट्री ऑडिट, सप्लीमेंट्री ऑडिट क्या होता है, देखिए सप्लीमेंट्री ऑडिट सीएजी टेक्स अप जब पीएसयूज के अंदर उनको ऑडिट करना होता है, इवन आफ्टर द कमर्शियल ऑडिट्स आर डन बाय द ऑडिटर्स, जो कि सीएजी के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। यहां पर लीकेजेस देखी जाती है, पीएसयू के अंदर किस किस तरीके की लीकेजेस है वो यहां पर देखने को मिलता है। तो सप्लीमेंट्री ऑडिट क्या होता है, सीएजी टेक्स अप द सप्लीमेंट्री ऑडिट इन पीएसयू जब कमर्शियल ऑडिट हो जाता है। तो क्या ये स्कीम्स को लेकर नहीं, स्कीम्स को लेकर नहीं है, ये है आपका पीएसयू के अंदर जो लीकेजेस डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो क्या यहाँ पे किसी स्कीम के लिए भी कोई ऑडिट होता है, तो हाँ
इसके बाद आता है आपका एक एफिशिएंसी ऑडिट। एफिशिएंसी ऑडिट क्या कहते हैं? आंसर्स द क्वेश्चन वेदर मनी इन्वेस्टेड यील्ड ऑप्टिमम रिजल्ट्स हो। तो जो यहाँ पे पैसा लगाया गया क्या वो एफिशिएंटली यूज किया गया या नहीं किया गया, इसके बारे में हमें एफिशिएंसी ऑडिट से पता चलता है। ठीक है, अब आता है आपका परफॉर्मेंस ऑडिट, जिसका हम वेट कर रहे थे। परफॉर्मेंस ऑडिट में देखा जाता है कि जो भी स्कीम्स है उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। जैसे कि यहां पर वैक्सीन की बात करी गई थी, तो मान लीजिए नरेगा है, नरेगा के अंदर कितना पैसा दिया जा रहा है, क्या यहाँ पे कॉस्ट सही तरीके से निकल के आ रही है नहीं आ रही, उस पॉलिसी जो स्कीम जो है इंप्लीमेंट करी गई है वो सही तरीके से करी जा रही है नहीं करी जा रही है, और जो पैसा यहां पर उस स्कीम के अंदर लगाया जा रहा है क्या उसके ऑब्जेक्टिव जो है वो स्कीम के वो अचीव करे जा रहे हैं नहीं करे जा रहे। क्योंकि देखिए स्कीम लाने का पूरा पर्पस तो उसके ऑब्जेक्टिव को अचीव करना था, और अगर ऑब्जेक्टिव ही अचीव नहीं करे जाएंगे तो फिर स्कीम को लाने का फायदा क्या हुआ। तभी यहां पर ये सब ऑडिट्स जो है वो करे जाते हैं। सो लास्ट वाली जो स्टेटमेंट थी ये सप्लीमेंट्री ऑडिट नहीं कहलाता, ये आपका क्या कहलाता है? परफॉर्मेंस ऑडिट। और यहां पर आपको बताना था इनकरेक्ट कौन सा है, तो सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट या कहीं थर्ड पेयर आपका इनकरेक्ट है, तो आंसर आपका हो जाएगा बी। तो ध्यान रखिएगा वेरियस तरीके के ऑडिट्स होते हैं, प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, पूछा गया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट देके पूछा, बताइए इनकरेक्ट इसमें से कौन सा है। कोविन ऐप वाज डेवलप्ड बेयरिंग कोविड-19 इन माइंड। तो कोविड ऐप जो है वो कोविड-19 को लेकर बनाई गई है। द बैकएंड सर्विस ऑफ द ऐप इज बीइंग लुक्ड आफ्टर बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है वो इसकी बैकएंड सर्विसेज को यहाँ पर देख रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है सूर्य किरण के बारे में पूछा गया। सूर्य किरण को लेकर बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही हो जाता है। ये एक नेवल एयर एरोबेटिक डिस्प्ले टीम है, हो सकता है। इट यूजेस SU-MK-30 जेट्स फॉर एरोबेटिक्स के लिए क्या यूज किया जाता है? MK-30 जेट्स को यूज किया गया और इसे 1996 के अंदर रेस किया गया था। सोचिए इसके बारे में, फिर डिस्कशन करते हैं। चलिए, तो अभी जो सूर्य किरण एरोबेटिक डिस्प्ले टीम है उसने 25 साल अपने कंप्लीट किए हैं। सूर्य किरण एरोबेटिक डिस्प्ले टीम जो है इंडियन एयरफोर्स की है, जो कि यहां पर क्राउड के सामने एक अपनी परफॉर्मेंस देती है, और इसके अंदर काफी सारे जो आपके जो फाइटर जेट्स होते हैं उसके द्वारा एरोबेटिक जो मूव्स होते हैं वो यहां पर किए जाते हैं। सूर्य किरण ऑफकोर्स मतलब तो रेज ऑफ द सन है संस्कृत के अंदर, यहां पर रेस किया गया था इसे 1996 के अंदर इंडियन एयरफोर्स एयरबेस बिदर के अंदर कर्नाटका में। और ये जो पर्टिकुलर इवेंट है इसे यहां पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है कंसिस्टेंट बेसिस पे। तो यहां पर अगर हम बात करें क्या ये नेवल एरोबेटिक टीम है, पहली स्टेटमेंट क्या होगा? यस, पहली स्टेटमेंट आपकी यहां पर वैसे इनकरेक्ट हो जाएगी क्योंकि यहां पे नेवल दिया गया है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, इट इज एन एरोबेटिक डिस्प्ले टीम ऑफ इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, तो नेवी की नहीं है, ध्यान रखिएगा, इंडियन एयरफोर्स की है। एक शब्द की वजह से, वैसे देखिए पढ़ेंगे तो लगेगा एयर भी लिखा है, एरोबेटिक डिस्प्ले टीम भी लिखा है, लेकिन जो नेवी होती है उसकी अपनी जो एयर ब्रांच होती है वो अलग होती है। दैट इज नॉट द केस। ये जो टीम है ये इंडियन एयरफोर्स को बिलोंग करती है, इसी वजह से बिल्कुल ध्यान से पढ़ने। एक स्टेटमेंट को यूपीएससी के अंदर भी ऐसे किया जाएगा, एक शब्द को बदलकर पूरा मीनिंग चेंज कर दिया जाएगा। तो पहली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। इसे रेस कब किया गया था? इसे 1996 में, अब देखिए 25 साल होने को आए हैं, ये चीज मैं आपको बता रहा था। तो यस, सेकंड स्टेटमेंट जो आपकी, थर्ड स्टेटमेंट जो आपकी यहां पर है वो करेक्ट हो जाती है। May 27, 1996 को इसे रेस किया गया था, तो थर्ड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। लेकिन यहां पर जो फाइटर जेट का इस्तेमाल किया जाता है वो मैं आपको बता देता हूं, जिसकी वजह से सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। इसके अंदर हॉक MK-132 एयरक्राफ्ट जो है उसको यूज किया जाता है, तो आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी यहां पर इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर क्या होगा? सी, क्योंकि सिर्फ तीसरी स्टेटमेंट आपकी यहां पर करेक्ट है। मैं आपको एक बार फाइटर जेट्स जो है वो भी यहां पर दिखा देता हूं। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, जो कि पूछ रहा है कि करेक्टली आपको मैच करना है कौन कौन सा यहां पे करेक्टली मैच होता है। आप जानते हैं अलग अलग कंट्री से अलग अलग म्यूटेंट निकल रहे हैं। अभी वियतनाम की अथॉरिटीज ने डिटेक्ट किया एक नया कोरोना वायरस का वेरिएंट, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंडियन म्यूटेंट एंड यूके म्यूटेंट। अब इंडियन और यूके म्यूटेंट जब मिल जाएंगे वो और भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, और यहां पर इसे डिटेक्ट किया गया वियतनाम के अंदर। ठीक है, तो अब काफी सारे इस तरीके के म्यूटेंट्स जो है फ्यूचर में भी आ सकते हैं, जिनको काउंटर करना काफी ज्यादा जरूरी है। और जो म्यूटेंट है, मेजरली जो म्यूटेंट है उनके नाम आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पे पहला यूके का दिया है, दूसरा इंडिया का, साउथ अफ्रीका का। मैच करिए जल्दी से कौन कौन सा करेक्ट है कौन कौन सा नहीं है। देखिए सबसे पहले तो आसान है इसको याद करना, उसका रीजन ये है क्योंकि जो इंडिया है मैंने उसको याद करने का तरीका बताया था, 16-17 याद रखिएगा, 16-17 बिल्कुल ये आपको सीक्वेंस में दिया हुआ है। तो B1617 था, यहाँ पे 16-19 दिया है, तो सेकंड तो वैसे ही इनकरेक्ट हो जाता है, और सेकंड इनकरेक्ट हुआ तो बी और डी को आप एलिमिनेट कर दीजिएगा जल्दी से। ठीक है, यूके वेरिएंट भी याद करना आसान है बिकॉज ये इंडिया से मेल खाता है। जैसे इंडिया का B1617 है, इनका 16-17 नहीं है, 117 है। ठीक है, 6 को हटा दीजिए, 117 आ जाएगा। तो यूके वेरिएंट भी यहाँ पर गलत दिया है, लेकिन साउथ अफ्रीकन वेरिएंट जो है 501YV2 जो है वो यहाँ पर करेक्ट दिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी।
तो कई बार इस तरीके से फैक्चुअल क्वेश्चन जो है वो भी आपसे कोरोना को लेकर पूछे जा सकते हैं, जहां पे वेरियस म्यूटेंट्स या फिर वेरिएंट्स के बारे में आपसे पूछा जाएगा। फाइनली लास्ट क्वेश्चन हमारा मिड डे मील स्कीम को लेकर आपको बताना है। मिड डे मील स्कीम को लेकर बताइए करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर कौन सी है, कौन सा कथन सही है। इट इज सपोर्टेड अंडर सर्व शिक्षा अभियान के अंदर इसे सपोर्ट किया जाता है, हो सकता है इसे 1995 में लेकर आया गया था। एंड अंडर दिस चिल्ड्रन वुड रिसीव ओनली वन टाइम मील फॉर फ्री, तो यहाँ पे दिन में एक बार उनको मील जो है वो यहाँ पर दी जाएगी। सोचिए फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, तो यहाँ पे सेंटर ने डिसाइड किया कि 100 रुपए पर बच्चा यहाँ पर दिए जाएंगे जो बच्चे क्लास फर्स्ट पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा के जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं, जो मिड डे मील स्कीम के लिए क्वालिफाई करते हैं, या कहें कि जो बेनिफिशियरीज हैं। मिड डे मील स्कीम जो है यहां पर स्टार्ट करी गई थी 15 अगस्त जो हमारे इंडिपेंडेंस डे था 1995 को, अंडर द नेम नेशनल प्रोग्राम न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन, NP-NCAP। पहले ऐसे थोड़े थोड़े मुश्किल नाम रखे जाते थे, लेकिन अब थोड़े से भारतीय जो नेम है वो भी आपको देखने को मिलते हैं, या फिर इजी नेम, जैसे मिड डे मील है, काफी आसान है याद रखना। NP-NSP याद रखना भी काफी मुश्किल होता था, नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन। इन अक्टूबर 2007 NP-NSPE का जो नाम था इसे चेंज करके नेशनल प्रोग्राम फॉर मिड डे मील, या फिर फेमसली इसे मिड डे मील के तौर पे जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो नाम था वो चेंज कर दिया गया। तो यहां से ये तो पता चल गया कि 1995 में लेकर आया गया था। सेकंड स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है, जिससे कि आप ए को एलिमिनेट कर सकते हैं। इट इज वन मील दैट इज प्रोवाइडेड टू ऑल चिल्ड्रन जो कि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर एनरोल्ड है, गवर्नमेंट एडेड स्कूल में एनरोल्ड है, लोकल बॉडी स्कूल्स में एनरोल्ड है, या फिर स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स के अंदर एनरोल्ड है। मदरसाज हो, मकतब्स हो जो कि सर्व शिक्षा अभियान के अंदर सपोर्टेड है, उनमें भी ये मील जो है प्रोवाइड करी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे वन टाइम पे ये मील दी जाती है, ये बात भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। तीसरी स्टेटमेंट भी। अब बची सिर्फ पहली स्टेटमेंट, क्या इसे सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत लाया गया था, ये देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये बात भी हमारी ठीक हो जाती है, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत इसको लेकर आया गया था। और यहाँ पर मेन मकसद यही था कि जो बच्चे हैं जो कि खासतौर पर डिसएडवांटेज सेक्शन से आते हैं, स्कूल्स के अंदर उनका एनरोलमेंट कैसे बढ़ाया जाए। तो कोई ना कुछ अट्रैक्शन जो था वो बच्चों को देना काफी जरूरी था। काफी माँ बाप भी जो है बच्चों को स्कूल जो है मिड डे मील के लिए भी भेजते हैं, ताकि कम से कम एजुकेशन भी मिल जाए और जो खाना है वो भी उनको वहां पर प्रोवाइड कर दिया जाए। लीडिंग एनरोलमेंट्स टू इंक्रीज अटेंडेंस, तो इसकी वजह से क्या हुआ, एनरोलमेंट तो बढ़ा ही बढ़ा, डेली बेसिस पे बच्चों ने स्कूल आना भी शुरू हुआ, और यहाँ पे उनको भोजन भी दिया जाता है और साथ ही साथ पढ़ाई भी उनकी होती है। यहाँ पर जो एनरोलमेंट है उसके साथ अटेंडेंस है वो इंप्रूवमेंट काफी एक पॉजिटिव स्टेप के तौर पर यहाँ पर देखा गया। बच्चों का जो न्यूट्रिशनल सपोर्ट था वो भी उनको यहाँ पर दिया जाने लगा, खासतौर पर जो डिसएडवांटेज बच्चे हैं और जो ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज में रहते हैं वहां पर। तो स्कीम ने काफी अच्छे से काम भी किया है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी विल बी द करेक्ट आंसर है, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट्स हमारी यहाँ पर करेक्ट हो जाती है। चलिए, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, आपका जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन है उसका आंसर जरूर करिएगा, और जो मैराथन सेशन रहता है वो आप जरूर करिएगा। रिवीजन अपनी करते रहिएगा, बिकॉज रिवीजन जो है आपको एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है इन सब चीजों को रिकॉल करने में। प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन के अंदर, तो बताइएगा इंडियन म्यूटेंट, अब तो काफी आसान हो गया, मैंने आपको तरीका भी बताया इसको याद रखने का। इंडियन म्यूटेंट कौन सा है, बी समथिंग समथिंग मैंने आपको बताया था, वो बताइएगा। अगर आपको यूके का याद है तो यूके का भी जरूर बताइएगा, वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो सेकंड हमारा चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज वहां पर हिंदू एनालिसिस जो है सुबह 6 बजे दिया जाता है, और ये जो है ऑलरेडी अपलोड भी हो चुका है। आप चाहें तो सेकंड चैनल के ऊपर जाकर हिंदू एनालिसिस को भी देख सकते हैं। जल्दी से अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में लिखिए, कितना आपने स्कोर किया, 6 से ज्यादा है ऑफकोर्स यू आर इन द सेफ जोन, लेस देन 6 भी है तो दोबारा से रिवाइज करिएगा, और सेकंड टाइम जब आप देखते हैं तो अपने नोट्स जरूर बना लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द PDF। अगर वीडियो ने आपकी हेल्प करी है तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।